क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। कमेंट कैसे इधर आ रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। अगला क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन के सीखने का आकलन एक उदाहरण कौन सा है। यहां पर बात हो रही है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग की। देखिए मैंने आपको बताया था असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, तीनों के तीनों मैं आपको बता चुका हूं। तो असेसमेंट आपका फॉर लर्निंग क्या बताया था, एक ऐसा असेसमेंट जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, जैसे हमारा भी चल रहा है। मैंने आपसे अगर आपसे भी क्वेश्चन पूछा और आपने भी मान लीजिए कुछ बच्चों ने आंसर दिया, कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया, जिन्होंने आंसर नहीं दिया तो मैंने उनका आंसर बता दिया, ठीक है, उन्हें समझा दिया। तो ये क्या हो रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो असेसमेंट होता है। तो इसने पूछा पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है, वो आपको बताना है। पहला, इसने जो वर्कशीट होती है यानी कार्यपत्रक होता है, इसके द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को सीखना वेरी वेरी इंपोर्टेंट। लिखो इसका आगे, पता है इसका रीजन क्या है, एक नंबर लिख लो मेरी तरफ से, आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर आएगा। बताओ क्यों। जो आपका इंडिया का मैप है ना, मैंने आपसे कहा हुआ है इंडिया का मैप अपने मोबाइल फोन के अंदर वरना अपने घर की दीवार के ऊपर जरूर लगा के रख लेना। उस मैप के ऊपर कभी तो पूछ लेगा कि जो अरब सागर के जो तट है उसके नजदीक में कौन कौन सा राज्य है, कभी बंगाल की खाड़ी के नजदीक में आपसे पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा कर्नाटक से निकल के अगर हम हैदराबाद से निकले या कभी दिल्ली से निकल के हम हरियाणा से निकले तो उसके बाद में हमें कौन सा राज्य पड़ेगा, या पूछ लेगा आपसे मिजोरम के पास में कौन सा राज्य है, पूछेगा जरूर आपसे। किसी ना किसी राज्य की भौगोलिक या कोई सी भी स्थिति आपसे एग्जाम में पूछेगा जरूर। तो इंडिया के मैप को आप लोग जरूर कर लेना। जैसे ऑप्शन में भी ये दिया है कि कोई भी वर्कशीट ले ली तो स्टूडेंट को भारत के मानचित्र पर भारत के जो तटीय राज्य है, जो तटीय राज्य है उनको खोजने के लिए कह देना। तो यहाँ पर असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। विद्यार्थियों को अगले सत्र में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षा ये दे देना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा, फॉर लर्निंग नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम होना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा, फॉर लर्निंग आपका नहीं हो जाएगा। पेरेंट्स को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में आपका ये भी ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग नहीं होगा। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। और मेरे कहने से इंडिया का मैप जरूर कर लेना, एक कंफर्म है, शायद दो भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यार ये बरगद के पेड़ का था, ये पेड़ कौन सा लगा दिया, ये वाला पेड़ तो बरगद के पेड़ का था। क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर बरगद के पेड़ों से संबंधित है। यार ये बरगद का पेड़ है, गलती से पेड़ छप गया, ठीक है, इसको बरगद का पेड़ मान लेना। बरगद के पेड़ की है, जैसे आपने देखा होगा जड़ें ऐसे लटकी हुई रहती है, ये गलत पिक्चर छप गई आज, ठीक है, इसको थोड़ा यार मैनेज कर लेना आज। ये रही, मैंने बरगद के पेड़ की जड़ें लटका दिया, ठीक है। तो बरगद के पेड़ के बारे पेड़ों की जो जड़ें है उसमें पाए जाने वाले लक्षण कौन कौन से हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए। अब इसमें से इन ऑप्शन में से आपको सही बताना है। फोटो आज गलत छाप दिया आज पीडीएफ वाले ने, तो आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती है। बिल्कुल सही बात है। जो ये दिख रही है ना आपको, ये शाखा ही नहीं होती, जो बरगद का पेड़ होता है ये इसकी जड़ें ही होती है एक्चुअली में। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर फोटो हो जाती ना मजा आ जाता, बट क्या वो गलती से बाई मिस्टेक हो गया होगा, ठीक। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला दिया हुआ इसमें कि जड़ों की लंबाई वृक्षों की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होना, बिल्कुल गलत है। जड़ों द्वारा वृक्षों को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना, बिल्कुल सही बात है। ये जो जड़ें होती है इसको सपोर्ट भी देती है, ये बिल्कुल सही बात है। जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडार करने के लिए नहीं, आपकी लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना, बिल्कुल सही बात है। ये लटकते लटकते आपकी जमीन के अंदर चली जाती है, आपने देखा भी होगा बरगद के पेड़ को, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, ए सी और ई, ए सी और ई आंसर आपका फर्स्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। फोटो के लिए माफी दे देना, आज ये गलत फोटो छप गई थी, ठीक है, वरना आपको सही से बरगद का पेड़ समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया जी। करते रहा करो यार, वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करते रहा करो और अपने दोस्त यारों को आप लोग खूब बताया करो। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है कि एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग कर रहा है, एक असेसमेंट टूल का उपयोग कर रहा है। अब ये मत कहना असेसमेंट टूल का क्वेश्चन नहीं करा, पूरी डिटेल में असेसमेंट का चैप्टर करा चुका हूं और उसमें जो आपके असेसमेंट टूल थे, चाहे आपका पोर्टफोलियो रूब्रिक्स हो, चाहे आपके रूब्रिक्स के अलावा और क्या था उसमें, असेसमेंट के जो इक्विपमेंट है वो आपको मैं करवा चुका हूं, डिटेल में सारे करवा चुका हूं मैं आपको, ठीक है।
तो ये मत कहना अगर ये वाला चैप्टर नहीं करा है, ध्यान से देखना, ठीक। एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सब में अच्छा है बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्रित यानी कलेक्ट करता है। तो शिक्षक यहाँ पर क्या उपयोग कर रहा है वो आपको बताना है, ठीक। और आपके सबसे ज्यादा यही आता है कि एक तो रूब्रिक्स पूछ लेगा, पोर्टफोलियो पूछ लेगा, चेकलिस्ट पूछ लेगा, या उसके अलावा पोर्टफोलियो हो गया, चेकलिस्ट पूछ लेगा, और आपका वो पूछ लेगा चेकलिस्ट के अलावा, चेकलिस्ट हो गया, चेकलिस्ट के अलावा एक वो था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, देखो अभी ध्यान आएगा तो ध्यान बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है सही कौन सा है। देखो मेरे दिमाग में चल रहा है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा पढ़ाते टाइम, चलो ध्यान आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो देखो इसमें से कौन सा हो जाएगा, पोर्टफोलियो हो जाएगा। आंसर से क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मैंने क्या बताया था, बेसिकली एक तरीके की फाइल होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, बच्चे से रिलेटेड सभी प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट इसके अंदर रखे जाते हैं, जिसमें बच्चे का नाम होता है, फैमिली से संबंधित सारे सभी तरीके के आपके रिकॉर्ड रखे जाते हैं, या फिर बच्चे ने जो अचीवमेंट्स होते हैं, जो बच्चे की कमी होती है, वो सभी रिकॉर्ड इसके अंदर रखे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास की कोई मैडम होती है, तो फर्स्ट क्लास की जो मैडम होती है वो एक साल में सारे रिकॉर्ड रख लेती है। जब बच्चा सेकंड क्लास में जाता है तो सेकंड क्लास वाली मैडम को पोर्टफोलियो दे देती है कि भाई ये मैडम इस बच्चे की पोर्टफोलियो है, और सेकंड क्लास वाली मैडम को आकलन करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं मिलने का, क्योंकि सारा रिकॉर्ड बच्चे का यहाँ पर मिल जाता है, ठीक। तो पोर्टफोलियो सबसे बढ़िया मेथड रहता है आकलन करने का, ठीक है। एक टूल मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, दिमाग से अभी भी बारी बार चल रहा है, ठीक है। बताना यार एक बार, रूब्रिक्स हो गया, चेकलिस्ट हो गया, असेसमेंट पोर्टफोलियो हो गया, एक और बताओ क्या है, अभी भी ध्यान से निकल रहा है, बताना कमेंट बॉक्स में। रेटिंग स्केल रह गया रेटिंग स्केल रह गया, ठीक है। अब ध्यान आ गया, रेटिंग स्केल। अगला क्वेश्चन देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या थी। एक नंबर का क्वेश्चन, कंफर्म एग्जाम में आना है। ये क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट क्लास में करा चुका हूं। आज ये क्वेश्चन को सेकंड कराने का मकसद इसलिए, बाई चांस कोई स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन को छोड़ गया हो, लेकिन आज क्लास में इस क्वेश्चन को जरूर कर ले, क्योंकि कंफर्म आना है आपके एग्जाम में। अब देखिए, कभी भी आपको निकालना हो, चाल निकालनी हो, एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो एवरेज स्पीड को निकालने का फॉर्मूला होता है, या चाल निकालने का फॉर्मूला होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दूरी कितनी दी हुई है आपको, 2268 किलोमीटर, यानी 2268 किलोमीटर ये दूरी दी हुई है। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपको 42 घंटे, टाइम दिया हुआ है आपको 42 घंटे, ठीक। यहां तक आपका ठीक है। बट उसने कहा है कि मीटर प्रति सेकंड में कितना है। यहां पर क्या दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और पूछा कितने में, मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था, जब भी आपको किलोमीटर प्रति आवर में दिया हो और मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और किलोमीटर पर आवर में निकालना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब उल्टा कर देना। तो यहां पर किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है और निकालना किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। काट दो इसको, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 के बाद 4, 45 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, ठीक है। अब किससे कट जाएगा भाई, ये 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चीकी 12, 2 से कट गया। अब काट दो 7 से, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 अठी 56, और 6 तिया 18, ठीक, और 5 तिया 15, तो 15 आंसर आपका निकल कर आ गया। अब देखिए, इस क्वेश्चन में करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस रखा ऊपर और टाइम में रखा। इसने यहाँ पर मुझे किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था और पूछा किस में था, मीटर पर सेकंड में पूछा था। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए मैंने 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी और मेरा आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरा आंसर निकल कर आ गया, ठीक। चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया है। हाँ 15 होगा, बिल्कुल सही, आपका 15 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, ये स्क्रीन पर कैसा आ गया, इधर कैसे जा रहा है, चला गया। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, वेलक्रो का, ठीक है।
तो वेलक्रो का यूज बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। देखो ये रहा वेलक्रो, करते हो ना आप लोग, इसको चिपकाने में यूज करते हो ना वेलक्रो को। तो इसमें क्या जाता है, निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से, नेचर से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? तो ये किसने बनाया था? आइजक ने नहीं, रोनाल्ड रोस ने नहीं, जॉर्ज मेस्टल ने बनाया था। जॉर्ज मेस्टल ने कब बनाया था? हमारी आजादी के 1 साल बाद, यानी कि 1948 में। 1948 में जॉर्ज मेस्टल ने क्या देखा कि कुछ छोटे छोटे से दाने हमारे जो कपड़े के रेसे जो होते हैं ना उस पर चिपक रहे हैं। तो उसी से आइडिया लेकर इन्होंने जो आइडिया बनाया वेलक्रो का बनाया, ये जो चिपकने वाला जो होता है, ठीक है, ये छोटे 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 से जो दाने होते हैं, तो जॉर्ज मेस्टल ने बनाया 1948 में। आंसर आपका, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या यानी करिकुलम के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव आंसर आपको देना है। यानी जो करिकुलम होता है, करिकुलम का आपको डेवलपमेंट करना है, उसके मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। पहला, विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। जो भी आप स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हो उसको उसके बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। इस बात को एनसीएफ 2005 भी कहता है, तो बिल्कुल सही है। तो बट यहाँ पर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो आंसर आपका नेगेटिव होगा, ठीक। तो ये तो आपका पॉजिटिव हो गया। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो, तो ये भी क्या है, एनसीएफ इस बात को कहता है कि अधिगम को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, ठीक है, समझ पर आधारित उसको रखा जाए। तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। हमें निकालना है नेगेटिव। परीक्षा को आसान बनाना, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। परीक्षा को आसान बनाने की बात आपको बढ़िया करिकुलम कभी सजेस्ट नहीं करता, तो यही आंसर अभी तक सही लग रहा है। करिकुलम को समृद्ध बनाना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे, बिल्कुल सही बात है। इस बात को भी इन सब कहता है, ये भी आपका पॉजिटिव है। तो नेगेटिव आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव का भाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, बताओ। अच्छा, केरल में, कमेंट बॉक्स में बताओ कि केरल में वो कौन सा फल है जो जमीन के नीचे उगाया जाता है, उसका नाम बताओ आप लोग, ठीक है। केरल में उगाए जाने वाले जो जमीन में उगाया जाता है उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स के नीचे बताइए क्या होगा वो जी। तो इसमें पूछा मसालों का कौन सा समूह केरल में उगाया जाता है। काली मिर्च, हल्दी, तेज पत्ता। भैया काली मिर्च और हल्दी तो नहीं होती, ठीक है, काली मिर्च तो होती है। तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची। सेकेंडरी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तेज पत्ता भी उगाया जाता है, काली मिर्च भी, और आपका इलायची भी होता है। आंसर आपका सेकंड से हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को पढ़ने की आपकी जरूरत भी नहीं है। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विलियम एक टीचर है, वो अपनी क्लास के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है, तो उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए, वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं किसे बनाना चाहिए। क्लास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को, उसको बेचारे की क्यों जान ले रहे हो, क्लास का जो टैलेंटेड बच्चा है उसको एक क्लब के जो मेन हेड है उसको बनाने की क्या जरूरत है। बर्बाद हो जाएगा, जो बाकी के बच्चे बर्बाद कर देंगे उसे, ठीक है। कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थियों को, कक्षा के सबसे जो शरारती बच्चा होता है, नोटी बच्चा होता है, उसे पहले के टाइम में बना देता है मॉनिटर, ठीक है। बट ये भी गलत है, ठीक है। छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर आपको किसी भी क्लब का, चाहे पक्षी अवलोकन क्लब हो, चाहे XYZ कोई भी क्लब हो, अगर किसी भी चीज का नेता बनाना है तो छोटे छोटे ग्रुप बना दो, और ग्रुप का फिर क्या काम करो, उनको ऑब्जर्व करने के लिए कहो, और फिर उनकी राय लो कि भाई आपकी क्या राय है, किसको बनाना चाहिए। फिर उनका जो भी मत आएगा उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लो कि भाई X सही होगा, Y सही होगा, या Z सही होगा, ठीक है। तो अभी तक तो आंसर सही तीसरा लग रहा है। वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करे, यार ये तो डेमोक्रेसी का खून कर रहा है, ठीक है। आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। आंसर दो भाई सही से। क्वेश्चन आपका, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या है। देखो, हमारे देश के जो राष्ट्रपति है, कौन से राष्ट्रपति है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक। आप कहोगे सर कौन से राष्ट्रपति आ गए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। अभी वाले की बात नहीं हो रही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा जो 5वीं की पाठ्य पुस्तक है ना, 5वीं की जो EVS की बुक है, उसमें है लेसन 15, उसमें है लेसन 15, क्लास 5th की लेसन 15 में एक चैप्टर है, उसी से ठंडा और उसी से गर्म। लेसन 15 के नीचे ही लिखा रहता है यहाँ पर शीर्षक के नाम से, ठीक।
यहाँ पर लिखा होता है लेसन 15 में शीर्षक के नाम से। तो जो चैप्टर है ना, उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे मतलब पूर्व में राष्ट्रपति थे, तो उन्हीं का ये लिखा हुआ चैप्टर है। ठीक है, तो ये आप लोग समझिए, आंसर इसमें आपका थर्ड सी हो जाएगा। मैंने कहा ना मोस्टली जो आपका पेपर आना है वो आपका एनसीईआरटी से आपका पेपर आना, कुछ आपके क्वेश्चन है जो आपके थोड़े बाहर आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समस्या का विश्लेषण करता है, तो विश्लेषण क्या है? समस्या आपके सामने क्या है? समस्या आपके सामने है सीटेट के एग्जाम में अच्छे नंबर हमको लेकर आने हैं। अब समस्या का आप लोग विश्लेषण कर रहे हो, ठीक है, इसका एनालिसिस आप लोग कर रहे हो, तो जो एनालिसिस कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो, वो क्या है? एक प्रोसेस स्किल है, प्रक्रिया कौशल है, बिल्कुल सही बात है। आप लोग इसकी प्रक्रिया करो यार। एक काम कर रहे हैं, सचिन सर की 8 बजे वीडियो देख रहे हैं, नोट्स में से इस तरीके से पढ़ रहे हैं, घर पर इस तरीके से काम का सेटलमेंट कर रहे हैं ताकि इस तरीके से पढ़ सके, तो एक प्रक्रिया आप लोग निभा रहे हो, बिल्कुल सही बात है। एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, कोग्निटिव प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है। यानी आप लोग चीजें जान रहे हो, अपने मन के अंदर संज्ञानात्मक प्रोसेस कर रहे हो कि इस तरीके से मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ूंगा, इस तरीके से घर के काम को संभालूंगा। ठीक है, उत्पाद प्रक्रिया नहीं है, कोई भी आप प्रोडक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, ना ही मनोसामाजिक कौशल है। ठीक है, तो आपका ए और बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, केवल ए और बी आंसर सही हो जाएगा। अभी मत कह देना सर केवल तो नेगेटिव है, भाई केवल अगर आपका जो पेडागोजिकल क्वेश्चन आएगा ना उसमें आपका सही है, बट यहाँ पर तो आपका पेडागोजिकल नहीं है ना, तो ऐसे में आपका केवल सही चल जाएगा। ठीक, तो आंसर ए और बी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, बहुत से लोगों ने फोटो देखकर आंसर भी दे दिया होगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि हमारे देश में ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांव में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर पर ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का यूज करके बनाया जाता है। यहाँ घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं, तो यह राज्य कौन सा है? एक नंबर का क्वेश्चन आता है, कई सारे स्टेट होते हैं, चाहे आपका मुंबई महाराष्ट्र हो, चाहे आपका असम हो, चाहे आपका राजस्थान हो, XYZ जितने भी स्टेट होते हैं उनसे घरों से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ लिया कि जो आपके बांसों का यूज करके जो घर बने होते हैं, जो बांसों पर बने होते हैं, तो कौन सा घर है? उत्तराखंड में नहीं बनते, आंध्र प्रदेश में नहीं बनते, तमिलनाडु में नहीं बनते, असम में बनते हैं। देखो असम में जो घर बनते हैं, ठीक, मतलब सब जगह नहीं बनते। असम में जो आप लोग कभी गए होंगे, ठीक है, मैं तो गया था क्योंकि मैंने बताया मेरा केवीएस की जॉब उधर ही लगी थी। तो असम में अगर आप लोग सिटी में जाओगे ना तो दिल्ली की सिटी को फेल कर देती है। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा आपको वही देखने को मिलेगा असम के अंदर। तो सिटी में तो वहां मतलब नहीं देखने को मिलेगा, बट गांव की साइड में जाओगे ना देखने को, तो गांव की साइड में या पहाड़ों की तरफ देखने को जाओगे तो बारिश बहुत होती है यार वहां पे। ठीक है, बहुत बारिश होती है, और मेघालय में तो क्या ही कहने। तो वहां पे इस तरीके के घर देखने को मिलेंगे, और ये बांसों पर इसलिए मिलते हैं, इस तरीके के देखने को मिलेंगे आपको क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत होती है, और बारिश बहुत होती है तो यहाँ पर अगर बांसों पर नहीं बनाए तो इसमें डूब जाएंगे। असम के साथ साथ कुछ लोग अगर यूपी में पूर्वांचल साइड में रहेंगे ना, तो पूर्वांचल साइड में बांसों की जगह जो ईंट सीमेंट से बना देते हैं ना, बांसों की जगह ईंट सीमेंट का यूज करके बना देते हैं, मतलब घरों को इतनी ऊंचाई पर रख देते हैं क्योंकि उस साइड पे जैसे बारिश मिलती है, बारिश ज्यादा होती है तो वो भी बाढ़ में डूब जाते हैं। बट बांसों पर जो बनाए जाते हैं वो आपके असम में बनाए जाते हैं, इस साइड पे। ठीक है, गरीबों का बांसों को उधर जो है गरीबों का टिम्बर भी कहा जाता है असम की तरफ पे। तो असम के बांसों असम के घरों की विशेषता है कि असम के घर ऐसे बांसों पर बनाए जाते हैं ताकि जो बारिश होती है उससे बचाव किया जा सके अपने घरों का। ठीक है, तो आंसर इसमें आपका फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। जब आपकी मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय के थ्रू लग जाएगी तो उसमें भाई आपको होम डिस्ट्रिक्ट तो आपको मिलेगा नहीं, आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। पता नहीं आपको साउथ में भेज दे, नॉर्थ ईस्ट में भेज दे, किस तरफ भेज दे, तब आपको घूमने का बहुत मौका मिलेगा। ठीक है, इतनी जगह घूमने का मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि आपको शायद और कहीं देखने को मिलेगा इतना घूमने का। तब आपको अलग अलग स्टेट खूब देखने को मिलेंगे। मैं बहुत घुमा हुआ हूँ, बहुत स्टेट घुमा हुआ हूँ मैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे बहुत सारे राज्य की जो स्थिति है भौगोलिक हो या चाहे वहां का रहन सहन मुझे बहुत पता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये तो बात थोड़ी हुई आपकी अलग। अगला क्वेश्चन आपका, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? अब देखिए बछेंद्री पाल जी का मैंने आपको चैप्टर बताया, तो बछेंद्री पाल जी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। ठीक, उसी में आपकी माउंट एवरेस्ट की जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है। बट ये आपका डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, अब डाउटफुल क्वेश्चन इसको बनाया खुद सीबीएसई वालों ने।